मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। नमस्कार, मैं हूं अमृता और आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। दोस्तों, हर साल 22 अप्रैल को हम विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। यह दिवस हम मनाते हैं जिससे हम पृथ्वी के समक्ष समस्याओं और उनके निवारण पर रोशनी डाल सकें। इस वर्ष का थीम है ग्रह में निवेश। यह थीम आग्रह करती है कि हम सब अपना समय निवेश करें और इसे बचाने का प्रयास करें। इसमें सबसे बड़ी भागीदारी है आज के युवाओं की। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कई युवा जो बात करेंगे पृथ्वी के संरक्षण के कई पहलुओं पर। इस 1 घंटे के वार्तालाप में आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। आप कहीं न जाएं। इस पहली कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवीर इसार, योमपे चिसी, किशन चौधरी और अर्पिता चौधरी। अर्पिता, आपसे शुरू करते हैं। क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकती हैं कि पर्यावरण को संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पृथ्वी, जैसे हम देखते हैं, इतने सदियों से, सालों से अपने आप को संरक्षित करते हुए चली आ रही है, तो अभी एकदम से आवश्यकता क्यों महसूस होती है कि हमें उसे संरक्षित करना है? अमृता, आपने बहुत सही बात बोली। और सदियों से हम ये सोचते आए हैं कि मानव जाति जो है वो धरती का केंद्र है, लेकिन अब ये दौर आ चुका है कि हम समझें कि धरती से ही मानव है, मानव से धरती नहीं है। और आज के समय में जब ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है विश्व स्तर पे, तो ये ज़रूरी है हमारे लिए समझना कि हम किस तरीके से हमारे संसाधनों का, हमारे पर्यावरण का सुरक्षण करें और ये भी निश्चित करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक ऐसा पर्यावरण उन्हें भेंट दें कि वह अपने आने वाले समय में एक स्वस्थ पर्यावरण में रह सके। तो ये आज के युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरीके के संसाधनों का पालन करें। और जिस तरीके के हम बात करें वेस्ट मैनेजमेंट की, हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, हम बात करें प्रदूषण की, हम इन सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हम जानें किस तरीके से हम नए नए मेथड्स का एक्सेप्टेंस करें और आगे बढ़ें इस तरीके से कि पर्यावरण एक बहुत ही स्वस्थ पर्यावरण बन सके। जब हम संसाधनों की बात करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान दें। रीन्यूएबल एनर्जी हम जैसे देखा गया है, इस पे बहुत ज़ोर डाला गया है और जो रीन्यूएबल एनर्जी पर बहुत सार्थक चर्चाएं भी हो रही है विश्व जगतों और अलग अलग ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर। रीन्यूएबल एनर्जी से हम यही बता सकते हैं कि ये वही ऊर्जा की सोर्सेज हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जिससे पोल्यूशन कम हो और जो आने वाली नस्लें, हमारी जो पीढ़ी है, उस पर प्रभाव उनका कम पड़े। तो प्रधानमंत्री की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से अलग अलग स्कीम्स की बात करी गई है। जैसे 2018 में ही 1 सोलर 1 ग्रिड जिस की बात छेड़ी गई थी प्रधानमंत्री इंडिया के नरेंद्र मोदी जी और ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन की ओर से, और जिसका एक ही लक्ष्य था कि हम किस तरीके से अलग अलग ग्रिड्स बनाएं जिससे रीन्यूएबल एनर्जी की ट्रांसफ़र हो सके। बिल्कुल ठीक कहा प्रवीर आपने कि सरकार द्वारा निश्चित ही क्लाइमेट चेंज की समस्या के लिए कई सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। और अर्पिता, जैसा तुम भी कह रही थी कि मानव इन सब के केंद्र में नहीं है, धरती है तो हम हैं। योम पे आपके क्या विचार हैं इस पर, क्लाइमेट चेंज पर और मानव की इस प्रवृत्ति पर कि सब मेरा है, मुझसे ही सब है? तो प्लीज़। तो
तो मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हूँ। आप सबको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की इफ़ेक्ट्स हमें भी दिखाई दे रहे हैं। अमृता, मुझे बस ये बुरा लगता है कि जब लोग नॉर्थ ईस्ट घूमने आते हैं वो नज़ारा का मज़ा लेकर तो चले जाते हैं, लेकिन पीछे ढेर सारा कचरा छोड़कर चले जाते हैं। इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट के वाइल्ड लाइफ और पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ता है। पर्यावरण हम सबको इतना कुछ देता है बिना कुछ मांगे, तो हमें भी प्रयास करना चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए। बिल्कुल सही कहा योम पे कि हमें प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए। किशन, क्या आप बता सकते हैं कि आवश्यकता क्यों है और क्या क्या नए खतरे उभर रहे हैं? जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी नए नए खतरे उभर रहे हैं। सबसे बड़ी खतरा है कि प्लास्टिक, जो कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जो सबसे बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है। सरकार ने अभी 75 माइक्रोन नए प्लास्टिक का उपयोग करने की सलाह दी है देश में। पहले 25 और 50 माइक्रोन यूज होता, जो अभी नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इससे आने वाला खतरा को टाला जा रहा है सरकार द्वारा। प्रवीर, क्या आप अपने विचार बता सकते हैं कि क्या क्या नए खतरे भारत या पर्यावरण विश्व देख रहा है? खासकर औद्योगिकरण के बाद यह प्रदूषण की समस्या बढ़ी है। जी बिल्कुल बड़ी है। और अगर हम पास्ट की बात करें, आज से 20-30 साल पहले की बात करें, तो इस पे इतना फोकस नहीं था जितना अब हो रहा है। वो इसलिए था क्योंकि आबादी इतनी नहीं थी। अब जब आबादी बढ़ी है, उसके इर्द गिर्द और चिंताएं बढ़ी हैं। ओवर पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन है, वाटर स्कैर्सिटी है, और इसके कारण पोल्यूशन भी बढ़ा है। तो अब जब हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, अब जब हमारे पास संसाधनों की भी एक तरीके से कमी हो रही है, तो जायज़ सी बात है कि पोल्यूशन पे बढ़ेगा, क्योंकि जितने कम आपके संसाधन होंगे उतने ज़्यादा लोग उस पर कब्जा जमाए बैठेंगे। तो अब जो सबसे अच्छी चीज़ हो रही है, एक चेतना उजागर हो रही है लोगों में कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है उस पर हम ज़्यादा जोर डालें। और इसी से रिलेटेड आप देख रहे हैं कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, और उन कॉन्फ्रेंसेस में नतीजे निकल के आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बातें हो रही हैं, और इतना हमारी सरकार भी इतना ज़ोर डाल रही है इन चीज़ों पे। तो देखा जाए तो मेरा फ्यूचर तो अच्छा दिख रहा है कि लोगों में एक चेतना बढ़ रही है, बट कितना वो ज़मीनी तौर पे लोग उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो देखने की बात है। बिल्कुल ठीक कहा प्रवीर। अर्पिता, मुझे लगता है पर इन सब में युवाओं का एक महत्वपूर्ण रोल है, उनकी भागीदारी बहुत ही आवश्यक है। क्या आप बता सकते हैं हमारे श्रोताओं को कि कैसे आज की युवा पीढ़ी भागीदार बन सकती है इस निवारण में? आपने बिल्कुल ठीक बोला, और जैसा कि मेरे मित्र प्रवीर भी कह रहे थे, हाल ही में हमने जाना कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी जो है वो चीन से भी आगे बढ़ने वाली है बहुत जल्द। और एक चीज़ हमें नोट करना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी युवा पीढ़ी का जो ब्रैकेट है भारत की आबादी में, वो सबसे ज़्यादा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि युवा अब भारत को लीड करेगा आगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ी चर्चा में है अभी। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ हम ज़्यादा दूर नहीं जाएं, अगर हम सिर्फ दिल्ली की ही बात करें तो 3000 मीट्रिक टन का जो वेस्ट है, कूड़ा, सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा जो है, दिल्ली प्रोड्यूस करती है। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि कई तरीके के नए मेथड्स आ चुके हैं वेस्ट मैनेजमेंट के, चाहे हम रिमीडिएशन की बात करें, चाहे हम रिसाइकलिंग की बात करें, चाहे हम एनर्जी रिसोर्स में उसको ट्रांसफ़र करने की बात करें। ये कई तरीके हैं। बट इसके साथ साथ जैसा कि आपने युवा की बात करी, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो युवा पीढ़ी है, और सरकार द्वारा भी कई ऐसे पॉलिसीज़ और कई ऐसे स्कीम्स लाए जा रहे हैं जहाँ पे युवा को पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जा रहा है कि वे इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएँ, वे एक ऐसे संसाधनों का, ऐसे तरीक़ों का इन्वेंशन करें कि हम वेस्ट मैनेजमेंट को एक ऐसे स्तर पे लेके जाएं जहाँ पर ये हमारे लिए खतरा ना बने, हमारी एक शक्ति बन पाए।
जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार कॉन्फ्रेंसेस में, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस में कहा है कि वेस्ट एक ऐसा हमारी एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है हमारे लिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम सभी युवा मिलकर के इनोवेटिव तरीके से साइंस का इनोवेशन के साथ और एक इंटरवेंशन के साथ हम जो है कूड़े का और वेस्ट मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा सोल्यूशन जो है निकाल सकते हैं। तो मेरा मानना है कि युवा का एक बहुत बड़ा रोल आने वाला है आने वाले समय में। हाँ, बिल्कुल सही कहा अर्पिता कि वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है प्रदूषण के समस्या को निपटने का। किशन, क्या आप किसी दूसरे पहलू के ऊपर रोशनी डाल सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के अलावा जिसके लिए हमें खासा प्रयत्न करने की आवश्यकता है? जैसा कि अर्पिता ने कहा कि भारत एक ऐसा राष्ट्र बन चुका है जिसकी जनसंख्या उसमें सबसे अधिक हो चुकी है। तो आने वाले समय में युवा बढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, तो वो लोग बहुत सारे व्हीकल खरीदेंगे। और हम जैसे जानते हैं कि व्हीकल एमिशन 25% है, जो सबसे अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि अब युवाओं को कारपूल करना और कैब यूज करना जैसे चीज़ों को अपनाना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण कम हो सके। बिल्कुल सही कहा कि हमें व्हीकल्स का बहुत ही अच्छे से वापर करना चाहिए ताकि हम इंश्योर कर सके एयर पोल्यूशन कम से कम हो। प्रवीर, हम देखें अगर दिल्ली की बात करें तो यमुना की जो हालत है आज बहुत ही बुरी हालत में आज पाई जाती है और उसी का हम पानी पी रहे हैं। भले ही ट्रीटेड वाटर है पर कहीं ना कहीं बीमारियां पनप जाती हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वाटर पोल्यूशन से हम कैसे निपट सकते हैं? वाटर पोल्यूशन देखिए एक बहुत ही एक ज़बरदस्त प्रॉब्लम है और एक मुद्दा है जिसका आई थिंक सारे स्टेक होल्डर्स को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सिर्फ सरकार पर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। तो जब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो इसमें सरकार और जो स्टेट की सरकार है उसको एम्फेसिस करना पड़ेगा कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम का निवारण ढूंढना है। यमुना नदी जो है हमारी वो एक टाइम पर कहते थे बहुत अच्छा पानी देती थी, लेकिन वेस्ट वाटर जैसे कहते मैनेजमेंट टेक्निक जो नहीं पालन करा जाता था उसकी वजह से लोग उसमें कूड़ा फेंक देते थे। फिर जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट होते हैं जिसे हम अनट्रीटेड जो होते थे उसको भी डाल देते थे और उसकी वजह से वो पानी ख़राब हो जाता था। कभी कभी उसमें से फ्रॉथ निकलती थी, अलग अलग चीज़ें होती थी। तो हाँ, सरकार को देखा जाए तो एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है हमारी बॉडी है उसने भी रिसेंटली दिल्ली सरकार पे एक जुर्माना भरा था जी। तो एक कॉर्पोरेशन के साथ स्टेट की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा इस पर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सरकारों के बीच में सामंजस्य की आवश्यकता है वाटर पोल्यूशन जैसे समस्या से निपटने के लिए। अर्पिता, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं, अभी G20 भी भारत होस्ट करने वाला है, तो प्रदूषण को कैसे निपटाने में यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया जा रहा है? जी, आपने बहुत अच्छा अमृता एक पॉइंट आप लाए सामने, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज एक ऐसा विषय है जिसमें एक अकेला देश शायद उतना ना कर पाए जितना सभी संयुक्त राष्ट्र एक साथ आकर के कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं तीन चीज़ों का वर्णन करना चाहूँगी: कोलैबोरेशन, इंटरवेंशन एवं कंबाइंड ग्लोबल एक्शन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम कई तरीके के इन्वेंशंस जो हैं कर रहे हैं। अभी हाल ही में जापान ने एक वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक का इन्वेंशन किया है और भारत भी चर्चा में है कि वो इस इन्वेंशन को लाएगा इंडिया में, और वेस्ट मैनेजमेंट की या फिर हम प्रदूषण की जो हम बात कर रहे हैं, वाटर ट्रीटमेंट की जो प्रवीर ने बात करी, उन चीज़ों में इस इन्वेंशन का यूज़ किया जाएगा। और ये साल हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है भारत के लिए, क्योंकि भारत ने G20 की अध्यक्षता को भी का भी भार संभाला है और कई कॉन्फ्रेंसेस में, कई प्लेनरी डिस्कशंस में ये बात चल रही है कि किस तरीके से सभी जो देश हैं,
चाहे वो ग्लोबल नॉर्थ के हैं या ग्लोबल साउथ के हैं, उस डिबेट को परे रखते हुए कैसे हम साथ में आएं और कैसे क्लाइमेट चेंज को एक केंद्रित मुद्दा बनाएं कि सभी लोग इस तरीके से काम करें कि जो हमारा आने वाला जो समय है वो एक ऐसा समय हो जहाँ पे कोलैबोरेशन के माध्यम से हम सभी जो हैं इन हमारा जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा करें। जैसा कि हम बड़े बड़े डिबेट्स जान चुके हैं, जैसे कि ओजोन लेयर की हम बात कर चुके हैं, बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग की बात कर चुके हैं। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो कि एक अकेला देश नहीं सॉल्व कर पाएगा और इसलिए ज़रूरी है कि सभी देश सामने आए और एक कंबाइंड ग्लोबल एफर्ट की ओर बढ़ें, जहाँ पे हम सभी साथ मिलके हम, जैसा कि भारत का श्लोक है वसुधैव कुटुंबकम, तो हम सभी साथ मिलके एक एफर्ट लें और पर्यावरण को सुरक्षित करने की ओर बढ़ें। बिल्कुल सही कह रही हो अर्पिता कि ज़रूरत है हम सभी एक साथ मिलकर कुछ कर गुजरें ताकि यह पर्यावरण हम बचा सकें। आज हम देखें जो तुम कह रही थी, कंक्रीट के जंगल हर जगह फैले हुए हैं और कल जब बारिश हुई तो सभी दिल्ली वासियों ने बहुत ही राहत की सांस ली। किशन, क्या आप बता सकते हैं कि कैसे यह कंक्रीट के जंगल जो इतना कंस्ट्रक्शन हो रखा है वह प्रभावित कर रहा है हमारे पर्यावरण को? अब जैसा कि हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन आज सबसे बड़ी समस्या बन गई है पर्यावरण के लिए। इसमें पार्टिकुलर मटेरियल 2.5 होता है जो कि हमारे बालों से लगभग 100 गुना अधिक पतला होता है, जिसके कारण बहुत सारे हेल्थ का सामना करना पड़ता है लोगों को, जिससे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा किशन। यह बहुत ही सार्थक चर्चा थी जहाँ पे हमने जाना कि क्या नए खतरे हैं, क्या आवश्यकता है पर्यावरण को संरक्षित करने की। हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे और भी हम अलग पहलुओं पे बात करने वाले हैं। आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। तब तक के लिए आपके लिए पेश है पर्यावरण संबंधित एक मधुर गीत। सर यहाँ पे वो 40 अंधेरों से हम आगे
वापस आ चुके हैं इस मधुर प्रस्तुति के बाद। हम कर रहे हैं पृथ्वी दिवस के ऊपर और इसके अलग पहलुओं के ऊपर चर्चा, और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे कुछ नए मित्र। हमारे साथ हैं अंकुर सिंह, शशांक कुमार सिंह, अनुराग कृष्णा और मोनिका राठौर। हम अक्सर देखते हैं कि हम बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश ने ये किया, वो किया या क्या नहीं किया। लेकिन हम व्यक्तिगत स्तर पर, हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस कड़ी में। अंकुर, क्या आप बता सकते हैं कि एक अकेला इंसान पर्यावरण के लिए क्या कर सकता है? बिल्कुल। एक व्यक्ति अगर व्यक्तिगत तौर पर देखे तो अपने हिसाब से वो एक छोटे से बड़े स्तर पर अपने कामों को कर सकता है। जैसा कि वो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास मोबाइल हर एक के लिए आम हो गया है। हर एक व्यक्ति अपने पास 1 या 2 मोबाइल रखता है। तो मुझे नहीं लगता कितनी ज़्यादा आवश्यकता है कि वो इस चीज़ को अपने पास रखे। एक मोबाइल से भी उसका काम हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम जैसे जैसे मार्केट्स में आते रहते हैं, हम वैसे वैसे उसको ख़रीदते रहते हैं। बिना ज़रूरत के भी हम 2-4 एक्स्ट्रा रखते ही रहें। तो हम शुरुआत वहीं से कर सकते हैं कि जितने ज़्यादा जितने कम में हम उसको समाहित कर पाएँ। अगर हमें ज़रूरत 1 मोबाइल की है, हमारे घर में 1 मोबाइल ज़रूरत है, तो हम उसको एक ही रखें, उससे ज़्यादा क्यों खरीदें हम। 2 लैपटॉप, 3 लैपटॉप, उसके अलावा हम और भी डिवाइसेस देखते हैं। तो हमें लगता है कि ज़रूरत जितनी हो उतना ही भर रखें। ज़बरदस्ती की भौतिकवादिता में बह के कि नया चीज़ आया है मार्केट में, ये सब चल रहा है, तो उसको हम लेके आएँ। तो एक तो शुरुआत खुद से हो सकता है। दूसरा अगर हम इसको लेते हैं, सामान को लेते हैं, तो उसका हम उपयोग किस तरह से करते हैं। उसके बाद जब वो उपयोग हो जाता है तो उसको हम किस तरीके से उसका निवारण करते हैं, किस तरह से उसको हम पुनर्चक्रण के लिए उसको भेज सकते हैं। तो प्रायः हम नहीं करते हैं, लेकिन हमें इसमें सुधार की आवश्यकता है हमारे लिए। और हम काफ़ी जगह पे काफ़ी कंपनियां अपना एक खोल चुकी हैं कि आप वहाँ से सामान ले रहे हैं तो वापस उनके यहाँ जाके कर सकते हो। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो उसका एक व्यवस्थित तरीके से निपटान की बात भी कर सकते हैं। निपटान किस तरह से? अभी तक हम देखते हैं कि ज़्यादातर अभी तक जो ई वेस्ट है वो अनौपचारिक क्षेत्र में ही उसका प्रसंस्करण किया जाता है, वहाँ से निष्पादित किया जाता है। तो अगर 95% जो हो रहा है उसमें अगर लोग थोड़ा सा बेहतर रूप से आएँ, थोड़ा उनको कुछ एक्स्ट्रा बता दिया जाए, उनको बता दिया जाए किस तरह से उसको वहाँ से लेके आना है, फिर कहाँ पे रखना है, अगर लोगों को जागरूकता दी जाए तो काफ़ी चीज़ें इसमें सफल हो जाएंगी और लोग इससे ई वेस्ट को जो जनरेट करते हैं उसमें कमी भी आ सकती है। और औपचारिक क्षेत्र से 5% होता है, तो ये जो 5% का हो रहा है इसको हम कोशिश करते हैं बढ़ा सकें। तो बिल्कुल ठीक कहा अंकुर कि जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करें। जैसे कहते हैं कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। कभी सोचा नहीं था यह कहावत पर्यावरण जैसे मुद्दे के लिए भी लागू होगी। अनुराग, आप क्या कहते हैं, आपके क्या विचार हैं कि एक व्यक्ति अपने स्तर पर क्या कर सकता है? अंकुर ने बहुत ही जैसे उम्दा चीज़ कही कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कही, तो आप ऐसे ही रोज़मर्रा की किसी चीज़ के बारे में अगर जिक्र कर सकें कि क्या कर सकता है एक व्यक्ति। जी देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करा जाए, हम पे मोबाइल फ़ोन्स हैं। मैं खुद के अगर अपने घर की बात करूं, मैंने पुराने फ़ोन्स अभी अपने खुद डिस्पोज ऑफ नहीं करे, क्योंकि मुझे नहीं पता था अभी तक कि उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करा जा सकता है, क्योंकि मुझे इतना पता था कि वो पर्यावरण को नुकसान करेगा। तो मैंने वो फेंके नहीं, अपने पास रखे हैं। जब मुझे सही समय मिलेगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ इससे अब अगर मैं इसको इस तरीके से डिस्पोज ऑफ करूं तो इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं, तो इसलिए वो मैंने रखे हुए हैं। और एक व्यक्ति, अगर मैं अपनी बात भी करूं पर्यावरण को बचाने के लिए, तो मैं हर महीने कोशिश करता हूँ कि मेरे घर के सामने एक पार्क है, मैं वहाँ जाके एक पौधा लगा सकूँ। वहाँ के माली से बात करता हूँ कि इसको कैसे और पार्क को हरा भरा करा जा सके, आसपास के क्षेत्र में वो क्या काम करते हैं, और लोगों से कनेक्ट करें ताकि या मुझसे बात करें ताकि मैं उनकी और हेल्प कर पाऊँ, उनके पास और पौधे पहुँचा पाऊँ, किसी और तरीके से मदद कर पाऊँ। और PWD के लोगों से बात करता हूँ, सरकार में खत भी लिख देता हूँ कभी कभी कि
उनके माध्यम से और पर्यावरण को हानि ना पहुँचे और सुरक्षित रहे, लोग अपने खुशी से टहलने आ सके, बच्चों के साथ घूमें और एक स्वच्छ हवा का आनंद ले सकें। आप ज़रूर ही एक जागरूक नागरिक की पूरी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं। अवश्य ही इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जैसे और छोटी छोटी बातें हो गई, पानी ना वेस्ट करें, या पानी हम दोबारा भी उपयोग में ला सकते हैं। एक बार अगर कुछ खाने के टाइम वेस्ट हो गया तो उससे हम कार भी धो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। क्या आप शशांक कुछ ऐसा ही बता सकते हैं? अगर अमृता जी व्यक्तिगत स्तर पर बात करें तो आज अर्थ डे है, और अर्थ डे के मौके पर लोग काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीक़ों का कार्य करते हैं। मैं इनमें कविता लिखता हूँ और कविताओं के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुँचाता हूँ। चाहिए था सबको आने जाने में वाहन की सुविधा, धुआं इतना निकला हो गई सांस लेने में असुविधा। हो सके तो बंद कीजिए व्यक्तिगत गाड़ी का उपयोग, जितना हो सके शुरू करें सार्वजनिक वाहन का प्रयोग। खेती बाड़ी और घर के लिए काट दिए हमने जंगल के पेड़, हो गया पर्यावरण और वन प्राणी से भयंकर छेड़। कई शहरों के लोग जला देते हैं खेतों में पराली, कई शहरों के लोग जला देते हैं खेतों में पराली। इतना धुआं बढ़ता है सांस लेने में हो जाती है बदहाली। प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है ज़्यादा बच्चे पैदा करना। हम दो हमारे दो, तभी तो बन पाओगे देश के नागरिक सच्चा। आइए मिलकर करें सामूहिक प्रयास, आइए मिलकर करें सामूहिक प्रयास, प्रदूषण घटाकर धरती को बनाए खास। पेड़ पौधा और जंगल को खूब लगाना है, पेड़ पौधा और जंगल को खूब लगाना है, सांस लेने लायक पृथ्वी को फिर से बनाना है। तो कविता क्या होता है कि लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर रोमांचित करता है, बच्चे भी इससे सीख सकते हैं। और जहाँ तक आज अर्थ डे है तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक दिन में कोई चीज़ सुधर नहीं सकती, तो सभी लोगों को मिलकर इस पर कार्य करना होगा। अपने स्तर पर जितना भी प्रदूषण की चीज़ें हैं उसे कम करना होगा। अमृता जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और आपकी बहुत ही शानदार कविता थी जिसमें बहुत सारे मुद्दों का आपने समावेश किया था। मोनिका, क्या आप बता सकते हैं कि आपने ऐसी कुछ पहल की हो पर्यावरण की तरफ या पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए? जी अमृता, देखिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पृथ्वी को बचाने कोई स्पाइडरमैन या सुपरमैन नहीं आने वाला है। ये हमारा खुद का काम है, हमारी खुद की जिम्मेदारी है। ये हमारा खुद का काम है और हमारी खुद की जिम्मेदारी है। अपने अधिकारों और सामूहिक जिम्मेदारी के जरिए पर्यावरण बचाने की मुहिम न सिर्फ आपको जीवन जीने का बेहतर माहौल देगी, बल्कि आपको ये संतुष्टि भी रहेगी कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप बेहतर दुनिया छोड़कर जाएंगे। होता क्या है, आजकल होड़ लगी हुई है कि अगर उस पे 4 मोबाइल फ़ोन्स हैं या एप्पल का लैपटॉप है तो मुझे भी वही चाहिए, चाहे मेरे पास पहले से ही रहा हो। और हम क्या करते हैं, हम तीनों चारों चीज़ों को रख लेते हैं। ये नहीं करते कि अगर हमारे पास एक है और हमें उसका उपयोग नहीं हो रहा है तो हम किसी दूसरे को दे सकते हैं जो उसे नहीं खरीद पा रहा है, या एनजीओ में जाके आप दे सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप उनको दूसरे जो ज़रूरतमंद है उन्हें दे सकते हैं। इस तरह क्या होगा कि वेस्ट भी ज़्यादा नहीं होगा प्रोड्यूस, और जो चीज़ें हैं वो एक क्रम धीरे चलती रहेंगी। तो ये हमें करना चाहिए। दूसरा ये है कि आप जो है जागरूक बनिए, लोग एक दूसरे को बताएं कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि ई वेस्ट एक ऐसा मुद्दा बनता जा रहा है जिसमें लोगों को ये समझ नहीं आता कि उसका करना क्या है। उनके पास वेस्ट है पर उन्हें ये नहीं पता कि उसको लेके जाना कहाँ है। तो ये समझना चाहिए कि हम उस ई वेस्ट को जो है जिस कंपनी से अगर हम खरीद के ला रहे हैं उसे दे सकते हैं, या उसका सही तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। जी अमृता, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ई वेस्ट मैनेजमेंट बिल्कुल ही बहुत ही प्रोमिनेंट सा प्रॉब्लम है आज जो पर्यावरण फेस कर रहा है। यहाँ हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और घर में जब हम देखें तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जाने अनजाने वेस्ट हो जाती हैं और कहीं ना कहीं पर्यावरण को दूषित करती हैं। तो अंकुर, क्या आप बता सकते हैं वो क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे श्रोता हो सकता है नज़रअंदाज कर दें, पर आपके बताने से उनके ध्यान में आएगा अगली बार जब वो कर रहे होंगे? जी बिल्कुल, घर में तो हम हर एक चीज़, हम शुरुआत से अगर हम किचन से जाते हैं
किचन में हम खाना बनाते हैं, ठीक, हम उसमें जो बाहर से सामान लेके आते हैं, एक सूखा कचरा होता है, एक गीला कचरा होता है। हम जो भोज्य पदार्थ है वो तो गीले कचरे में आ गया। जो हम उसमें उपयोग करके लाए हैं, पन्नी वगैरह, जो ऊपर रैपर लगा हुआ है, वो सब हम एक ही साथ उसको एक ही बाल्टी में डाल देते हैं। जो भी हमारे यहाँ कूड़े का वो है उसमें डाल देते हैं। तो पहली गलती यहीं से हम करते हैं। अगर हम चाहें तो जो सूखा कचरा है, जो रिसाइकिल कहीं संयंत्र में जाके होगा, उसको एक जगह रखें। दूसरा जो गीला कचरा है, भोज्य पदार्थ और जो आते हैं, तो उसको हम किसी अलग जगह रखें, तो वो अलग करने में ज़्यादा सुविधा होती है जो हमारे यहाँ आते हैं कचरा उठाने वाले। आजकल सरकार ने ये व्यवस्था भी की है कि गीला कचरा और सूखा कचरा के लिए अलग अलग निपटान के लिए गाड़ियाँ भी आती हैं, और हर जगह पे बोर्ड लगे हैं, हर जगह पे डस्टबिन रखे गए हैं कि उसमें आप निस्तारण करें। तो एक छोटी सी हैबिट अगर हम अपने अंदर पाल लेते हैं कि इस चीज़ को अगर हम कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा फायदा होगा। अब आप सोचिए कि पहले एक ही में डाल देते थे, एक ही में पड़ रहा है, पन्नी में हम पूरा डाल के रख दिए, वो सड़ रहा है, उसका कोई निस्तारण नहीं हो पा रहा है। अगर हम उसको थोड़ी सी मेहनत हमारी लगेगी, उसको करते हैं, तो हम गीले कचरे को कहीं अगर कोई पशु मिलता है, कोई रोटी बची है, कुछ और बचा है, भोज्य पदार्थ बचा है, तो उसको हम उसमें दे के निपटान कर सकते हैं और इसको हम कहीं संयंत्र में भेज सकते हैं। दूसरी बात कि हम घर में जो और सजाने के उपकरण आते हैं, हम सजाने के लिए बहुत चीज़ें उपयोग करते हैं, ठीक, उन पे हम इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। खरीदने के लिए तो कर लेते हैं, लेकिन उसको हम किस तरह से, जब वो ख़राब हो, उसको किस तरह से हम व्यवस्थित रूप से उसको रखें, वो हमसे नहीं हो पाता है। तो हमें ध्यान देना है कि अगर हम जिस तरीके से, जिस शौक से उसको खरीद के लेके आ रहे हैं और उसी शौक से हम उसको अगर निपटान के लिए भेजें, तो न केवल खुद को, एक पूरे मानव समाज को हम संरक्षित कर रहे हैं, उनको बचाने का बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। ये चीज़ें अगर हम अपने जीवन में ढाल लेते हैं, मैं मतलब खुद भी ऐसा करता हूँ, मैं लोगों से अपेक्षा भी रखता हूँ कि शायद अगर वो करते हैं, अगर वो कर लें, तो एक मानव जीवन बहुत सुव्यवस्थित और सुगठित तरीके से चल पाएगा। अपेक्षा ज़रूर आप करते हैं, पर क्या आपके सामने कोई इंसान ऐसा डिवाइड ना कर रहा हो, नीले में और लाल में जो कलर कोडिंग दी हुई है वैसे कचरा ना डाल रहा हो, तो क्या उसे आप टोकते हैं जाके? जी, बिल्कुल। एक बार मेरे साथ हो भी चुका है, तो भाई साहब ने थोड़ा सा सुना भी दिया था, लेकिन ये अच्छा है कि कम से कम एक आप अगर ले को बता रहे हैं तो ये अच्छी बात है। आज नहीं तो कल वो समझेगा, आपको बताना जरूर है, मतलब बताना है भाई, इसमें नहीं, इसमें तो आप डाल सकते हैं, तो बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग थोड़ा सा इफर्ट लगता है उसमें कि बगल में ही है, लेकिन हम कहीं भी आंख बंद करके डाल के चले आते हैं। थोड़ा सा इफर्ट करना है, उसमें डाल देना है, ताकि वो व्यवस्थित रूप से उसका उपचार हो सके। इस तरह से अगर छोटी छोटी चीज़ें करते हैं तो हम अपनी पृथ्वी को बिल्कुल, हम अगले आने वाली भावी पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा दे के जाएंगे, वो अच्छे से इस पर जीवन यापन कर सकेंगे। वरना फिर ये जो दौर चल रहा है, अंधाधुर गला काट की प्रतियोगिता, इसमें हम पीछे छूटते चले जाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो मनुष्य का आलस है, उसी के वजह से हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे, और हम ना जाने अनजाने कितना कचरा, और इतना कचरा कर लेते हैं कि एक पहाड़ बन चुका है। गाज़ीपुर में देखें अगर, तो कचरे का पहाड़ बन के तैयार हो चुका है, और जो अक्सर खबरों में छाया रहता है। अनुराग, आप क्या गाज़ीपुर लैंडफिल या और भी जगह जगह दिल्ली में जहाँ पे कचरे के पहाड़ बन चुके हैं, उनके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएंगे? देखिए, लैंडफिल साइट को अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो उसे कूड़ाघर बोलेंगे, और हम सब ये भली भांति जानते हैं कि हम सबके घरों का कूड़ा वहाँ जाता है। मैं अपनी अगर आपको बात बताऊं, जब मैं 12वीं कक्षा में था, मैं रात को मेरे घर पे फंक्शन था, तो कूड़ा कुछ ज़्यादा हो गया, तो मैंने सोचा सुबह का वेट करने से अच्छा है मैं अभी अपनी रोड पे जाके डाल आता हूँ। लेकिन जाहिर है रात ज़्यादा हो रही थी तो मैं जा नहीं पाया, तो मैंने ऐसे ही कहीं रख दिया। तो वहाँ जो सफाई कर्मचारी था उसने मुझे बोला कि आप यहाँ ना फेंका करें, यहाँ से गंदगी बहुत होती है, लोगों को सुबह परेशानी होती है। पर मुझे तब समझ नहीं आया था, क्योंकि शायद मैं नादान था, उतना समझदार नहीं था। तो उन्होंने मेरे को बोला, सरकार एक पॉलिसी लाई है, अगर आप 1 महीने तक लगातार कूड़ेदान में कूड़ा डालेंगे तो आपको सरकार 6,000 रुपये देगी।
तो मैं खुश हो गया कि चलो 6,000 रुपये देंगे, लेकिन उसका मेन मकसद था कि कूड़े घर से सारा कूड़ा लैंडफिल तक पहुंचाया जा सके ताकि उसको ठीक से डिस्पोज ऑफ कर सके। ये मैं बाद में समझा। और ये जो वेस्ट है हम सब के घरों में जो इकट्ठा हो रहा है उसे एक जगह पे एकत्रित करने की व्यवस्था को ही लैंडफिल कहा जाता है। और इनका निर्माण इसलिए हुआ था ताकि पर्यावरण को प्रदूषित ना करें, क्योंकि अगर हम कूड़ेदान तक कचरे को नहीं ले जा पाएंगे तो बहुत संभावना रहती है कि उसे जला दिया जाएगा, जिसके कारण बहुत प्रदूषण होगा। अभी अगर देखा जाए तो दिल्ली में 3 लैंडफिल साइट्स हैं, गाजीपुर, ओखला और भलसवा, और ये बिल्कुल एक बड़े पहाड़ की तरह दूर से ही दिख जाती है। और सरकार की योजना के अनुसार वो ओखला लैंडफिल को दिसंबर 2023 तक हटा देंगे, भलसवा लैंडफिल को मार्च 2024 और गाजीपुर लैंडफिल को दिसंबर 2024 तक। एमसीडी के 850 करोड़ एमसीडी को लोन प्रदान किया गया है ताकि वो इन लैंडफिल्स को हटाए। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने लैंडफिल को लेके देखी अपने स्कूल टाइम से लेके अब तक, और इसके आसपास जो योजना सरकार ने बनाई ताकि इसको ख़त्म करा जा सके वो मुझे काफ़ी प्रभावशाली लगी और ठीक लगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अनुराग, और मुझे लगता है सभी दिल्ली वासी इसका कैसे निवारण हो इन लैंडफिल्स का, उसके कि क्या होता है आगे, ये काफ़ी आस लगा के बैठे हुए हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा सा सुझाव या उस अच्छा सा सॉल्यूशन सामने आए, और डेफिनेटली सरकार भी इस तरफ प्रयास कर रही है। शशांक, क्या आप बता सकते हैं कि कैसे हम हमारे स्तर पर इन सभी समस्याओं से लड़ सकते हैं, हम अपने तरफ से प्रयास कर सकते हैं? जी अमृता, जैसा कि आपने बोला कि व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करना है, तो आजकल हम इतना जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं, अंधाधुंध जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, उससे कई समस्याएं आ रही है। एक तो हम खेती बाड़ी करने के लिए मुझे खाना चाहिए, तो खेती बाड़ी करने के लिए पेड़ों को काट दिया गया। दूसरा, हम अगर दूध पीना चाहते हैं तो अधिक जानवर पालेंगे तो उससे क्या होगा कि आप जानवर को ग्रामीण स्तर पर क्या होगा कि वो नदियों में नहलाएंगे, इससे कि प्रदूषण होगा। पेड़ कट रहे हैं, तो आइए इसी कड़ी में हम आपको एक और कविता सुनाएंगे। हरे हरे पेड़, हरा हो अपना प्यारा संसार, हर कोई पेड़ लगाए, छायादार हो घर बार। आज से हम मोटर गाड़ी कम दौड़ाएंगे, अशुद्ध प्राणवायु को सांस लेने लायक बनाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पेड़ पौधे ही हैं जो हमारे असली दोस्त हैं, और हमें उनका ध्यान रखना है ताकि हम इस प्रदूषण से निपट सकें। मोनिका, क्या आप अंत में कुछ 2 पंक्तियां बता सकती हैं कि कैसे हमारी कर्तव्य बनता है पेड़ पौधे लगाने का ताकि हम यह प्रदूषण से निपट सकें? जी अमृता, देखिए हमको जो है व्यक्तिगत स्तर पर काम करना होगा। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत 5वां सबसे बड़ा ई वेस्ट पैदा करने वाला राष्ट्र बन चुका है। और अगर हम बात करें मुंबई की, तो सबसे प्रथम नंबर पर आ चुका है, फिर दिल्ली आ चुकी है। तो अब हमें सोचने की बहुत ज़रूरत है और बहुत आवश्यकता है कि अब हम इसको निपटने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। लोगों को अब जागरूक होना चाहिए, और जो भी वो कचरा बढ़ा रहे हैं उसको उन्हें समझ आना चाहिए कि किस तरह वो उसका निवारण कर सकते हैं। उसके बारे में उन्हें जागरूक होना चाहिए, पता करना चाहिए जो भी कचरा ई वेस्ट, अगर हम बात करते हैं ई वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। सरकारों को भी इसके लिए कुछ प्रोग्राम बनाने चाहिए और जनता तक ये पहुंचाना चाहिए कि वो किस तरह इसका निवारण कर सकते हैं अपने स्तर पर। सरकारें तो कर ही रही हैं, पर व्यक्तिगत स्तर पर वो क्या कर सकते हैं इस समस्या का समाधान करने के लिए। जी मोनिका, यह चर्चा में हमने काफ़ी कुछ जाना कि एक व्यक्ति अपने स्तर पर क्या क्या कर सकता है, पौधे लगा सकता है, या आपने जैसे अनुराग जी बहुत ही बेसिक चीज़ कही कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम अक्सर खरीदते जाते हैं, ज़रूरत नहीं होती है, उसके बावजूद बिना सोचे कि यह पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रहा है। तो यह हमारे श्रोताओं को काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। हमारे साथ और भी इस कड़ी में जुड़ने वाले हैं लोग, जब हम पृथ्वी दिवस, उसके संरक्षण और क्या क्या समस्याएं हैं उनके पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए आपके लिए प्रस्तुत है एक संगीतमय प्रस्तुति। आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM।
दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। अगर चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। सुंदर छोटा हो घर हमारा जिसमें लगा हो वृक्ष हरा। फूल लतर से दीवारें सजी हो आंगन लगे तब हरा भरा। छोटा सा एक घर बनाओ हर आंगन में वृक्ष लगाओ। स्वच्छ निर्मल हवा मिलेगी हर जीवन को खुशहाल बनाओ। दोहन किया प्रकृति को हमने अब ना हम खिलवाड़ करेंगे। दोहन किया प्रकृति को हमने अब ना हम खिलवाड़ करेंगे। वृक्षारोपण करके हम अपनी भूल सुधारेंगे। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। धरती का ये सुंदर वस्त्र ऋतुओं के संग जो लाए। आओ सींचे इन सब को हम हर आंगन हर एक राह लगाए। आओ कर ले ये वादा हम हर जन जन एक वृक्ष लगाए। हरा भरा हो देश हमारा सुंदर सा तब सब बन जाए। रोको इनको कट जाने से हरियाली बिन क्या जीवन ये। रोको इनको कट जाने से हरियाली बिन क्या जीवन ये। हरा भरा संसार है सुंदर सोचो कैसे बिना वृक्ष लगे ये। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। अगर चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। नमस्कार, हम आ चुके हैं वापस आज की चर्चा में, जहां हम बात कर रहे हैं पृथ्वी दिवस, पृथ्वी के संरक्षण और वो क्या क्या समस्याएं फेस कर रही है इसके ऊपर। और आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। अगली कड़ी में बढ़ते हुए हम आज बात करेंगे सरकारों के प्रयासों के बारे में। अभी तक हमने सुना, हमने जाना कि पर्यावरण को संरक्षित करने की क्यों आवश्यकता है, क्या खतरे हैं, व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या प्रयास कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश मिलकर
क्या क्या योजनाएं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए। हम सबसे पहले शुरू करेंगे उज्ज्वल से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी एक लाइफ मिशन लाया है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसका अर्थ है पर्यावरण के लिए जीवन शैली, जो हमें कहती है कि हम अपनी जीवन शैली कुछ इस प्रकार की रखें जो पर्यावरण के हित से मेल खाती हो। क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं इस बारे में? हाँ बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 में ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में इसे पेश किया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए मिशन लाइफ की शुरुआत की गई थी। इसमें हर एक इंसान को अपनी जिम्मेदारी समझने की अपील की गई थी। मिशन लाइफ का मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है। इस मिशन के मकसद की बात करें तो इसका उद्देश्य व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर माइक्रो उपायों और कार्यों को लागू करके जलवायु परिवर्तन को कम करना है। और मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मिशन लाइफ 3 कोर कल्पना को बताता है। पहला है स्थिरता के प्रति हमारे सामूहिक दृष्टिकोण में बदलाव, दूसरा मांग में बदलाव, और तीसरा है दुनिया भर के लोगों को अपने दैनिक जीवन में सरल लेकिन प्रभावी पर्यावरण अनुकूल कार्यों का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना। धन्यवाद उज्ज्वल। हर्षवर्धन, क्या आप लाइफ मिशन के बारे में और उसके अंतर्गत क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं या उसके डिटेल्स के बारे में बता सकें अगर तो लाइफ मिशन का विजन यही है कि जो यूज़ और डिस्पोज इकोनॉमी है जो चलन में है अभी पूरे विश्व में, उसे एक सर्कुलर इकोनॉमी से रिप्लेस करना है। सर्कुलर इकोनॉमी में यही बताया गया है कि जो हम चीज़ें करते हैं उसे एक उसकी पूरी व्यापकता तक उसे यूज़ करा जाए, और जो एक सामाजिक अपलिफ्टमेंट है सोसाइटी में वो लाया जाए। जैसे कि लाइफ मिशन में एक पीपल प्रो प्लैनेट पीपल का एक चीज़ ऐड करी गई है, जिसमें इन लोगों को एक सामाजिक नेटवर्क में बांधा जाएगा और उसे एक जो सामाजिक नॉर्म्स है उसे बदलने में नया उसे प्रमोट किया जाएगा उस चीज़ में। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कैसे हमारी जीवन शैली, हमारी लाइफस्टाइल को बदलने की आवश्यकता है ताकि वह एनवायरनमेंट फ्रेंडली रह सके, क्योंकि हम रोज़मर्रा की चीज़ों में हमारी लाइफस्टाइल जनरली ऐसी हो चुकी है कि हम जाने अनजाने पर्यावरण को प्रभावित कर देते हैं और अक्सर अच्छे सेंस में नहीं। हम सभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में एक भावी पत्रकार हैं, और एक पत्रकार का भी दायित्व बनता है कि हम कहीं ना कहीं इस इशू को, पर्यावरण के इशू को एड्रेस करें। आप क्या मानते हैं सत्यम कि एक पत्रकार का क्या कर्तव्य होगा इस इशू को, पर्यावरण के इशू को एड्रेस करने में, प्रदूषण को बचाना, प्रदूषण से निपटने के लिए? बिल्कुल, हम एक भावी पत्रकार हैं और ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम लोगों के बीच में जाएं, उनको जागरूक करें। जैसे कि आपको पता है कि ये मिशन लाइफ जो है सीधे तौर पे हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, और ये मतलब हमारी भी जिम्मेवारी है और हर एक व्यक्ति की भी जिम्मेवारी है कि हम कैसे पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। तो बतौर पत्रकार हम लोगों के बीच में जाएंगे, मिशन लाइफ के बारे में, उनके लाभ के बारे में उनको बताएंगे, शिक्षित करेंगे, और ऐसे कोई भी अगर इवेंट होता है पब्लिक डोमेन में जो मिशन लाइफ को सपोर्ट करता है, बढ़ावा देता है, तो हम उनको कवर करेंगे और आर्टिकल ऐसे लिखेंगे जो लोगों पे, समुदाय पे या पर्यावरण पे एक सकारात्मक रूप से प्रभाव डाले। हम उन लोगों की कहानियों को भी आगे बढ़ाएंगे और जिन्होंने मिशन लाइफ का जो जीवन है उसको अपनाया है, ताकि लोगों के बीच में ये एक संदेश जाए कि सकारात्मक पहल अपनाने के बाद क्या चुनौतियां आती है और कैसे हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। और हम सीधे तौर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग,
एफॉरेस्टेशन को भी बढ़ावा दे सकते हैं ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। जी, एक ईश्वर। पत्रकार का ये दायित्व होता है, ये कर्तव्य होता है, क्या वो जो भी सरकार की योजनाएं हैं, वो सरकार की बातों को आम जनता तक पहुंचाता है। वो उस बीच का काम करता है, मीडियम का काम करता है। तो एक पत्रकार के तौर पर मैं एक चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देना चाहूँगा, और सब बातें सत्यम ने कहा ही। सोशल मीडिया, आज के टाइम में सोशल मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। एक पत्रकार के तौर पर सोशल मीडिया का सही प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। हम सोशल मीडिया पर वीडियो या फोटो या ग्राफिक्स के माध्यम से लोगों को अवेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं योजना के बारे में। आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में फेक न्यूज़ का जो ट्रेंड है वो बहुत चला हुआ है। तो बीइंग जर्नलिस्ट, बतौर पत्रकार, हमारी जिम्मेवारी है कि ये जो मिथ है वो हम दूर करें और सही चीज़ों को लोगों के बीच में लाएं और फेक न्यूज़ को दूर करें। जी, बिल्कुल सही कहा उज्ज्वल सत्यम। और पर्यावरण के प्रति जागरूकता, यह अपने आप में एक लेंस भी है। जब हम एज अ पत्रकार चीज़ों को कवर करेंगे तब वो ऑटोमेटिकली हमारे स्टोरीज में रिफ्लेक्ट होगा जब हम पर्यावरण के प्रति कंसर्न है। बिनी, हम जब यहाँ पे बातें कर रहे हैं लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट में, तो व्यक्तिगत स्तर पर आपने ऐसी लाइफस्टाइल को कैसे अपनाया है, या आप कितनी जागरूक है पर्यावरण को लेकर जो आपकी लाइफस्टाइल में रिफ्लेक्ट करता है? और मेरे ख्याल से हर एक इंसान को अपने व्यक्तिगत तौर पे पर्यावरण के लिए जागरूक रहना चाहिए और अपने स्तर पर ऐसे काम करने चाहिए जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके। क्योंकि आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे क्लाइमेट चेंज बहुत ही साफ साफ नज़र आता है। आज गर्मी में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, बरसात में भी गर्मी होती है, और मौसम का कोई भी सही स्तर नहीं रहा है। तो मेरे व्यक्तिगत तौर पे घरों में, मतलब मेरे घर में हम काफ़ी पौधे उगाते हैं, तो एक मेरा ये कंट्रीब्यूशन है एनवायरनमेंट को लेकर के। और बात करें अगर भारत सरकार की, तो भारत सरकार ने पिछले बीते कुछ सालों में विभिन्न कदम उठाए और भारत सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं, जिनमें स्वच्छ भारत अभियान, जल जन अभियान और उज्ज्वला योजना, अमृत सरोवर और वेस्ट टू वेल्थ योजनाएं शामिल है, जिनका जो मेन उद्देश्य है वो कार्बन इमिशन को कम करके वेस्ट मैनेजमेंट में सुधार करना है, ताकि जो पानी का संरक्षण है वो हो पाए और एक स्थायी वातावरण बनाया जा सके। आज भारत के पास चौथी सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा क्षमता है और पवन ऊर्जा में हमें चौथे स्थान पर है और सूर्य ऊर्जा में 5वें स्थान पर। बात करें अगर भारतीय सेना की, तो भारतीय सेना ने भी पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दिया है। भारतीय सेना ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी ओर से विशेष पहल की है। भारतीय सेना के बड़े इलेक्ट्रिकल वाहनों को बड़े स्तर पर शामिल किया जा रहा है, जिसमें ई-व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रही हो पिन्नी। और जैसे तुमने कहा कि तुम्हारी लाइफस्टाइल में तुमने जो बदलाव लाया, तुम घर पे बहुत सारे पौधे लगा रही हो, हमारे श्रोताओं को डेफिनेटली एक इंस्पिरेशन होगा कि कैसे वो भी अपनी लाइफस्टाइल मोल्ड कर सकते हैं। और जो दूसरी बात तुमने कही कि सरकार द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, अगर हम स्वच्छ भारत अभियान देखें तो वो बहुत ही बड़े स्केल पर भारत में चल रहा है और जिसका असर भी दिख रहा है। हर्षवर्धन, आप क्या बता सकते हैं ये स्वच्छ भारत अभियान के बारे में? तो स्वच्छ भारत अभियान में एक ही चीज़ करी गई है कि लोगों तक ये एक नया प्रैक्टिस एम्पलीफाई किया गया है, जिसमें हमें जो वेस्ट आ रहा है डेली में वो हम एक सेग्रीगेट करा जाए और उसे यूटिलाइज करा जाए और रिसाइकल करा जाए। तो एक प्रोसेस में उसे डाला गया है, उसे ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाया गया है, उसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल बनाया गया है और जिससे एग्जीक्यूशन बढ़ा है। जो वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम इंडिया में थी, जो लैंडफिल्स बढ़ रहे थे, उसे सॉल्व करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान ने बहुत एक अच्छा रोल निभाया है। और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में भी जो ओखला लैंडफिल हो गई, उसे दिल्ली सरकार ने फ्लैटन करने का नेम लिया है विद इन अ ईयर।
तो ये चीज़ें वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत बढ़ावा दिया गया है थ्रू स्वच्छ भारत अभियान। और मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ और स्वच्छ भारत अभियान बहुत फंडामेंटल लेवल पे कोरिलेट करते हैं और साथ में जाते हैं। जिस तरह लाइफ इज़ फॉर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत की रोल प्ले करता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से साथ में जाएगी और स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत अच्छा फाउंडेशन ले करेगा लाइफ के लिए आगे जाकर। बिल्कुल सही कह रहे हो हर्षवर्धन। और आप सभी ने शायद नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों में एक काफ़ी भारी जागरूकता है स्वच्छता को लेकर। मुझे नहीं याद था कि कब इतना सुबह सुबह कचरे वाली गाड़ी एक्चुअली आती थी और कचरा लेके जाती थी, और वो जब बीच में गाना वायरल हुआ था गाड़ी वाला आया, तो ये इतनी जो जागरूकता, व्यापक जागरूकता फैली है, ये काफ़ी प्रशंसनीय है। शायद ये इस वजह से भी है क्योंकि हर साल भारत सरकार स्वच्छ भारत सर्वेक्षण कराती है, जिसमें विभिन्न राज्य जो है वो शामिल होते हैं और फिर उनका एक लिस्ट आता है कि कौन टॉप पे है, कौन सबसे लास्ट पे है। तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है और उन्हें एक प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है अगर वो लिस्ट में टॉप करते हैं। जी, ये एक्चुअली देखने वाली बात है कि ये जो थॉट है इसके पीछे कि एक हमें नाम मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, इसलिए वो शहर और काम करता रहता है कि उसका नाम वहाँ बना रहे। इंदौर इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि वो कितने सालों से नंबर 1 पे बना रहा है। मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि क्यों हमारा देश पिछले 5-6 कुछ पिछले एक दशक में स्वच्छता को लेकर बहुत जागरूक है, क्योंकि जब हमारा फैमिली होता है तो हमारी फैमिली में एक लीडर होता है। जब आप लीडर कोई इनिशिएटिव लेता है तो वही इफेक्ट पड़ता है पूरे फैमिली मेम्बर पे। तो हमारे जो प्रधान सेवक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हमने उनको देखा है कि वो कैसे स्वच्छता को लेकर कितना ज़्यादा इनिशिएटिव लेते हैं। वो खुद पब्लिक डोमेन में आते हैं, सड़कों पे आते हैं, वो खुद झाड़ू लगाते हुए नज़र आते हैं, वो खुद नदी किनारे कचरा उठाते हुए नज़र आते हैं। जब आपके देश के प्रधान सेवक खुद इतने अच्छे इनिशिएटिव लेते हैं तो वो जो मैसेज है ना वो पब्लिक में जाता है कि जब हमारा लीडर ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि 2015 में ये शुरू हुआ था, 2015 नहीं 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत करी थी गांधी जी के 150वीं जयंती पे। इससे पहले देश में स्वच्छता को लेकर उतनी जागरूकता नहीं थी, लोग कहीं भी कचरा फेंक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी की 150वीं जयंती पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद झाड़ू लेकर सफाई किया और उससे लोग को ये संदेश गया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। और अभी बहुत ही बदलाव आया है। अभी हम लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि हम लोग कचरा पहले वहीं फेंक देते थे, नज़र ध्यान वहाँ जाता ही नहीं था। लेकिन अगर अभी कोई भी कचरा फेंकता है तो हमारा ध्यान वहाँ जाता है कि ये क्यों फेंका है। अभी हर जगह डस्टबिन है। हम लोग अभी भी, अगर पर्सनली मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो पहले मैं कुछ भी खाता था, लाइक कुछ मैं चॉकलेट कुछ भी खाया, मैं उसका रैपर ऐसे ही कहीं फेंक देता था। मुझे ये लगता ही नहीं था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। लेकिन अभी ये फ़र्क आया है कि मैं अगर गलती से फेंक भी दिया तो मुझे लगता है कि हाँ ये गलत है, मैं उसको पहले तो फेंकता ही नहीं हूँ। अगर फेंकता हूँ तो अगर मैं ध्यान रहता है मैं उठा के उसको डस्टबिन में डालता हूँ, और अगर कोई और फेंकता है तो मैं उसे बताता भी हूँ। तो ये फ़र्क आया, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अब बहुत लोग ध्यान नहीं भी देते, लेकिन टाइम के साथ लोग इस पर ध्यान देने लगे हैं और भी लोग देंगे। निश्चित ही बहुत सही बात कही आपने सत्यम। हर्षवर्धन, आप कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे थे? तो मुझे यही बोलना है कि ये सब चीज़ें तो हो रही है, स्वच्छ भारत अभियान का बहुत हमें अच्छा ये दिख रहा है, बट मुझे एंड में यही बोलना है कि हमारे पास सही में उतना टाइम बचा है कि नहीं, लाइक कितना इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, कितना उस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे इंडिया का 98% एरिया हीट वेव के अंडर आता है और जिससे स्किन कैंसर का खतरा बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने चेंजेस हम ला रहे हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं। लाइफ एक जो लाया गया है वो उसका हम कितना उपयोग कर रहे हैं, उसका कितना हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट या शहर की सुंदरता पे जाना चाहिए कि सही में उसका कुछ एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। उस पर हम कितना ध्यान दे रहे हैं, उसे हम कितना खुद के इस पर ला रहे हैं।
बिल्कुल सही कहा हर्षवर्धन। ये काफ़ी ही सार्थक चर्चा थी जहाँ पे हमने पाया कि सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, व्यक्तिगत रूप पे हम क्या प्रयास कर सकते हैं। और हर्षवर्धन, आपने बहुत ही सही मुद्दा उठाया कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। स्वच्छता अभियान में निश्चित ही हमने पाया कि कथनी और करनी में उतना अंतर नहीं है, पर बहुत रास्ता नापना बचा हुआ है। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे अपना रेडियो 96.9 FM। हम लाए थे आपके लिए पृथ्वी दिवस पर यह खास पेशकश, जब हमने बात की अलग अलग पहलुओं पे, पृथ्वी को संरक्षित करने पर उसकी क्या क्या चुनौतियां हैं उस पर। आप सुन रहे हैं अपना 96.9 FM। आइए आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से शपथ लें कि पर्यावरण को बचाना है, प्रदूषण को भगाना है, और धरती है तभी मानव जाति है। मुझे दीजिए आप इजाज़त। मैं हूं आपकी दोस्त अमृता। नए नए कदमों पर नई नई उम्मीदें, इस शहर को हम हरियाली की चूनर पहनाए। नए नए कदमों पर नई नई उम्मीदें, इस शहर को हम हरियाली की चूनर पहनाए। छोटी मोटी कोशिशें बदलेगी जिंदगी, हम आने वाले कल को खुशियों से महकाए। एक एक शाखों पर फूलों सा खिलता अपना देवास, हम सब मिलकर इस मिट्टी का कर्ज चुकाए। एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए। रहा है धरोहर, इतिहास ने इसको माना। सपनों का शहर अपना देवास, हरियाली इसका गहना। देवास रहा है धरोहर, इतिहास ने इसको माना। सपनों का शहर अपना देवास, हरियाली इसका गहना। पेड़ों से है सारी दुनिया, दुनिया से है इंसान। इस रिश्ते को हम तुम मिलकर मजबूत बनाए। एक पौधा आज हम भी लगाए, 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 एक पौधा आज हम भी लगाए। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना। जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना।